Myself, Dr. Mamta Sharma, Associate Professor Political Science, गवर्नमेंट कॉलेज बेरोड। विद्यार्थियों, हम BA पार्ट थर्ड का सेकंड पेपर इंटरनेशनल रिलेशंस के अंतर्गत नॉन अलाइनमेंट को समझ रहे हैं। पूर्व के वीडियो में हमने गुट निरपेक्षता की मीनिंग, उसके सम्मेलनों एवं गुट निरपेक्षता को प्रोत्साहन देने वाले कारकों के बारे में पढ़ा। आज के इस वीडियो में हम नॉन अलाइनमेंट के क्या क्या अचीवमेंट्स हैं, क्या क्या उनकी उपलब्धियां हैं, इसके बारे में आज का व्याख्यान समझेंगे। गुट निरपेक्ष आंदोलन अब तक के अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन बन चुका है और इसका कार्यक्षेत्र भी बहुत अधिक व्यापक है। बेलग्रेड के प्रथम शिखर सम्मेलन में 25 देशों ने भाग लिया था और 15-16 सितंबर 2006 में हवाना में आयोजित 14वें शिखर सम्मेलन के बाद आंदोलन के सदस्य देशों की संख्या 118 हो गई और जुलाई 2009 में शर्म अल शेख में आयोजित 15वें शिखर सम्मेलन में 118 सदस्य देशों ने भाग लिया और सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ साथ इस आंदोलन के कार्यक्षेत्र और कार्यक्रमों का भी काफ़ी विस्तार हुआ। संक्षेप में हम गुट निरपेक्ष आंदोलन की जो उपलब्धियां हैं उसको निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। नंबर 1 कि गुट निरपेक्षता का दोनों गुटों द्वारा मान्यता इसको दी गई, क्योंकि गुट निरपेक्षता एक नई संकल्पना है। प्रारंभ में गुट निरपेक्ष देशों को एक कठिनाई से जूझना पड़ा कि अन्य राष्ट्रों को कैसे समझाया जाए कि गुट निरपेक्षता क्या है और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में इसे एक स्वतंत्र और नई संकल्पना के रूप में मान्यता कैसे दिलाई जाए। शुरू में दोनों गुटों ने गुट निरपेक्ष राष्ट्रों पर अविश्वास किया। पश्चिमी गुट की अपेक्षा पूर्व गुट ने अधिक सच्ची बात यह है कि गुट निरपेक्ष देश, जिनमें भारत भी शामिल है, स्वतंत्रता प्राप्त कर लेने के बाद भी कई वर्षों तक साम्यवादी राष्ट्रों से अपनी स्वतंत्रता की मान्यता प्राप्त नहीं कर सके। अतः दोनों गुट यह मानते थे कि युद्धोत्तर विश्व में किसी राष्ट्र के सामने एक ही रास्ता रह जाता है और वह यह है कि उनमें से किसी एक के साथ गुटबंद हो जाए। सेकेंडली, हमने इसकी उपलब्धियों में देखा कि विश्व राजनीति में संघर्षों का टालना। गुट निरपेक्षता की दूसरी उपलब्धि यह रही है कि इसके प्रभाव से विश्व के कुछ विकट संघर्ष टल गए या उनकी तीव्रता कम भी हुई है और उनका समाधान भी हो गया और विशेषतः तीसरे विश्व युद्ध भी नहीं हुआ, जिनकी संभावना के बारे में 1950 से शुरू होने वाले दशक के मध्य सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर चिंता व्यक्त की जा रही थी। अतः गुट निरपेक्ष राष्ट्र दावा कर रहे थे और उनका यह दावा गलत नहीं होगा कि उन्होंने न्यूक्लियर अस्त्रों के सबसे खतरनाक दशक में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। थर्डली, शीत युद्ध को शस्त्र युद्ध में परिणत होने से रोकना। बहुत से गुट निरपेक्ष देश दोनों गुटों और सर्वोच्च शक्तियों के बीच सद्भावना हेतु संपर्क के माध्यम से काम करने को तैयार थे। दूसरे शीत युद्ध के दोनों पक्षों के बीच गलतफहमियां दूर करने में भी उनको सहायता मिली और कभी कभी उन्हें यह भी अनुभव हुआ कि विश्व न्यूक्लियस विध्वंस के कगार पर है। लेकिन गुट निरपेक्ष राष्ट्रों ने कम से कम शीत युद्ध को उस स्थिति में पहुंचने से रोक दिया। फोर्थली, शीत युद्ध को देतांत स्थिति में लाना, यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसका श्रेय गुट निरपेक्ष आंदोलन को ही दिया जाता है, क्योंकि तनाव शैथिल्य लाना यह अलाइनमेंट के द्वारा ही संभव हो सका। फिफ्थली, निशस्त्रीकरण और अस्त्र नियंत्रण की दिशा में प्रगति। निरस्त्रीकरण और अस्त्र नियंत्रण के लिए बातचीत करने में गुट निरपेक्ष देशों ने जो भूमिका निभाई उनमें उन्हें सफलता तो नहीं मिली, फिर भी उन्होंने लोगों को यह नहीं भूलने दिया कि विश्व शांति को बढ़ावा देने की सारी चर्चा के सामने अस्त्र शस्त्र की बढ़ाने व बेलगाम दौड़ कितनी खतरनाक सिद्ध होती है।
सिक्सथली, विश्व समाज के लिए उपयुक्त वातावरण का उन्होंने निर्माण किया, क्योंकि नवोदित कमजोर राष्ट्रों को महाशक्तियों के चंगुल से निकालकर उन्हें स्वतंत्रता के वातावरण में अपना अस्तित्व बनाए रखने का अवसर गुटनिरपेक्षता द्वारा ही प्रदान किया गया। सेवंथली, अपनी राष्ट्रीय प्रकृति के अनुरूप विकास के प्रतिमान। गुटनिरपेक्ष देशों की बड़ी बड़ी उपलब्धियों में एक यह भी है कि उन्होंने अमेरिकी और सोवियत आदर्श अपने ऊपर थोपे जाने का विरोध किया और अपनी राष्ट्रीय प्रकृति के अनुसार विकास के लिए अपने पद्धतियों का आविष्कार किया। नंबर 8, संयुक्त राष्ट्र के स्वरूप को रूपांतरित करना। गुटनिरपेक्ष नीति और गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने संयुक्त राष्ट्र संगठन को कुछ दृष्टियों से हमेशा के लिए रूपांतरित करने में भी सहायता प्रदान की। एक तो अपनी संख्या के कारण, दूसरे शीत युद्ध में अपनी अधिक तटस्थ दृष्टि और भूमिका के कारण गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने यूएनओ को छोटे राज्यों के बीच शांति कायम करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 9th, विकासशील राष्ट्रों के मध्य आर्थिक सहयोग की बुनियाद। विकासशील राष्ट्रों के मध्य आर्थिक सहयोग की बुनियाद रखने में गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों को सफलता मिली। इसके अंतर्गत कोलंबो शिखर सम्मेलन में तो एक आर्थिक घोषणा पत्र भी स्वीकार किया गया, जिसका मुख्य आधार यह था कि गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के बीच अधिकाधिक आर्थिक सहयोग हो। 10th, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग। आजकल गुटनिरपेक्ष राष्ट्र नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की मांग कर रहे हैं और गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने काहिरा में जुलाई 1962 में आयोजित आर्थिक विकास की समस्याओं पर सम्मेलन में पहली बार आर्थिक विकास का उल्लेख हुआ और काहिरा सम्मेलन में मुख्य बल साझेदारी और सुधरे व्यापार संबंधों पर भी बल दिया। इस तरह से गुटनिरपेक्ष आंदोलन की ये उपलब्धियां हमें देखने को मिली, लेकिन उपलब्धियों के साथ साथ कुछ वीकनेसेस और फेलियर भी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की हुई, जिसके कारण क्रिटिक्स ने इनकी आलोचना की, जिसके अंतर्गत हम निम्न एस्पेक्ट्स को ले सकते हैं। नंबर 1, अवसरवादी और काम निकालने की नीति। पश्चिमी आलोचकों के अनुसार गुटनिरपेक्षता एक अवसरवादी और काम निकालने की नीति रहकर रहेगी, क्योंकि गुटनिरपेक्ष देश सिद्धांतहीन है कि साम्यवादी और गैर साम्यवादी गुट के साथ अपने संबंधों के संदर्भ में दोहरी कसौटी का प्रयोग करते हैं, और यह भी कि उनका ध्येय पश्चिमी और साम्यवादी दोनों गुटों से अधिक लाभ प्राप्त करने का और जिनका पलड़ा भारी हो उसकी ओर मिल जाने की ओर कहते हैं। सेकेंडली, आलोचकों का मानता है सिद्धांत उपयुक्त लेकिन अव्यावहारिक नीति। आलोचकों के अनुसार यह नीति सिद्धांत जितनी उपयुक्त है व्यवहार में उतनी बहुत अधिक भिन्न है, और सिद्धांत इसके चाहे कितने ही सिद्धांतों में कितने ही गुण क्यों न हो, व्यवहार में वह इस तरह से विफल हुई है। अतः यह कहा जाता है कि जहाँ सिद्धांत के धरातल पर गुटनिरपेक्षता का ध्येय राष्ट्रों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है, व्यवहार के धरातल में इसने बहुत से गुटनिरपेक्ष देशों के संदर्भ में इस दायित्व को वस्तुतः निभाया ही नहीं है। थर्डली, आलोचकों का मानना है कि बाह्य सहायता पर निर्भरता। गुटनिरपेक्ष देशों की एक विफलता यह भी बताई जाती है कि ये बाहरी आर्थिक और रक्षा सहायता पर बेहद निर्भर रहे हैं। चूँकि वे दोनों गुटों में सहायता प्राप्त करने की स्थिति में है, इसलिए उन्होंने इतनी सारी आर्थिक और रक्षा सहायता लेना इन्होंने इसके लिए रास्ता निकाल लिया, और वे आज अपने सहज सामान्य कार्य निर्वाह के लिए सहायता पर आश्रित हो गए। फोर्थली, आलोचकों का मानना है कि गुटनिरपेक्षता की नीति किसी तरह सुरक्षा का साधन नहीं है, क्योंकि गुटनिरपेक्ष राष्ट्र गुटनिरपेक्षता को अपनी सुरक्षा के लिए पर्याप्त मानते थे, और यदि वे अत्यंत विशाल रक्षा व्यवस्था रखेंगे तो उनकी गुटनिरपेक्षता सुरक्षित नहीं रह पाएगी, और वे बाहर से सैनिक सहायता स्वीकारेंगे तो उनकी गुटनिरपेक्षता का स्वरूप शुद्ध नहीं रह जाएगा। अतः गुटनिरपेक्षता के कुछ नासमझ आलोचकों को लगा कि चीन के आक्रमण से उनका दृष्टिकोण एकदम सही सिद्ध हो गया है कि गुटनिरपेक्षता किसी भी तरह की सुरक्षा का साधन नहीं है, इसलिए भारत को गुटनिरपेक्षता का त्याग देना चाहिए। फिफ्थली, इसको संकुचित नीति की तरह देखते हैं। उनका ये मानना है कि विदेश नीति का क्षेत्र इतना व्यापक है कि उसे गुटनिरपेक्षता की नीति में बांधा नहीं जा सकता।
अतः गुट निरपेक्षता का दायरा बहुत सीमित है और गुटों से बाहर क्रियाशील होने से कल्पना इस अवधारणा में ही नहीं है, बल्कि सारी नीति गुटों की राजनीति के आसपास घूमती है और महाशक्ति गुटों की राजनीति पर प्रतिक्रिया करते रहना ही इस नीति का मुख्य लक्षण बन जाता है। सिक्सली उनका मानना है कि राष्ट्र की वजह नेतागिरी की नीति। कतिपय आलोचक इसे नाराजगी की नीति की तरह देखते हैं और उनका मानना है कि राष्ट्र हित उसके केंद्र में नहीं है, उसके राष्ट्र हित हो जाए वह अलग बात है। उसने केंद्र में नेतागिरी की भावना उसमें देखने को मिलती है। सेवेंथली इन्होंने कहा है इस नीति द्वारा अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था में उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुए हैं। आलोचकों का कहना है कि इस नीति द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में जो शक्ति संतुलन के सिद्धांत पर चल रही थी, इस हमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन देखने में ये असमर्थ रहे हैं। एटली गुट निरपेक्षता एक दिशाहीन आंदोलन लगता है उनको। आलोचकों का मत है कि नई विश्व व्यवस्था का जिसमें शक्ति नहीं, सद्भावना, नियामक तत्व हो, निर्माण करना तो दूर रहा, गुट निरपेक्ष आंदोलन अपने आप में ही बिखरने लगा। नाइन्थली आलोचकों का मानना है कि गुट निरपेक्ष राष्ट्र में बुनियादी एकता का अभाव रहा है। आलोचकों का कहना है कि गुट निरपेक्ष राष्ट्रों में बुनियादी एकता भी नहीं पाई जाती और समृद्ध राष्ट्रों के शोषण के विरुद्ध मोर्चाबंदी करना तो दूर रहा, वे आपस में एक दूसरे की सहायता करने में भी ठोस कदम नहीं बना सके। एंड टेंथ एंड लास्टली कहा जाता है कि गुट निरपेक्षता एक मूल्य रहित पैंतरा मात्र है। अतः आलोचकों का मानना है कि वास्तव में गुट निरपेक्षता अपने आप में कोई विचारधारा या सिद्धांत नहीं है, बल्कि गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत और श्रीलंका जैसे लोकतांत्रिक देश हैं, तो नेपाल, मोरक्को, इथियोपिया जैसे राष्ट्रीय देश भी रहे हैं। अतः आलोचकों का यह भी कहना है कि युद्ध या संकट के समय गुट निरपेक्ष देश अकेला रह जाता है, जैसे चीनी आक्रमण के समय भारत रह गया था। फिर भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मार्ग इतना कुटिल है कि गुट निरपेक्षता की माला जपते हुए भी राष्ट्रों ने अंदर ही अंदर गुटों से हाथ मिलाने की कोशिश की है। इस तरह से हम देखते हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की इतनी उपलब्धियां होने के बावजूद भी आलोचकों ने इनकी उपरोक्त आधारों पर आलोचना की है। आज के वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम चैलेंजेस ऑफ नॉन अलाइनमेंट को देखेंगे। धन्यवाद।